ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। रहा है कि भाजपा ने भी कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रत्याशी उतारकर थोड़ी सी अपने लिए दिक्कतें कर ली हैं, क्योंकि भाजपा के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। आज की तारीख में मदन भैया वापसी करते दिख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। क्योंकि सबसे बड़ी नाराज़गी ये जो निकल कर सामने आई है कि गठबंधन का कोई नेता इस समय मुस्लिमों के बीच में नहीं गया है, तो वो कहीं ना कहीं ये एक डाइवर्जन जो है वो भाजपा की तरफ हो सकता है। श्रीकांत त्यागी ने एंट्री करी है। श्रीकांत त्यागी नावला जो त्यागियों का बहुत बड़ा गांव माना जाता है, 12 से 15 हज़ार वोट हैं, वहाँ पे उन्होंने सभा की है। उन्होंने अपना जो पीड़ा है, अपना दर्द बयां किया, लोगों के बीच जाकर किया कि मेरे साथ क्या किया है, मैं भाजपा कार्यकर्ता था, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, एक महिला के झूठे आरोप लगाने पर। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। एक बार फिर से खतौली विधानसभा सीट के बुद्धिजीवी लोगों के साथ हम मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, आखिरकार इन लोगों का क्या कहना है कि ये चुनाव अब किस स्थिति में चल रहा है, कौन सी पार्टी का पलड़ा इस समय भारी दिखाई दे रहा है। ये लोग आज हमको बताएंगे कि आखिर ये अपने नज़रिए से क्या देख पा रहे हैं इस समय। ये लोग हैं, इनसे बात करते हैं आखिर क्या कहना है इस बारे में इनका। जी, क्या नाम है आपका? विनीत शर्मा। विनीत जी, चुनाव के नज़दीक भी पास आता जा रहा है, प्रचार भी बहुत तेज हो चुका है, वाणी के बाण भी खूब चल रहे हैं, अब क्या कहेंगे, क्या हालात हैं? हालात ये है, मैंने आपको बताऊं कि जब इलेक्शन घोषित हुआ था, बात वही है कि जब तक प्रत्याशी घोषित नहीं होता तब तक की स्थिति दूसरी थी। प्रत्याशी घोषित हुआ तो दोनों तरफ से जो शब्द बाण थे वो शुरू हो गए। शुरू में भाजपा बहुत हावी रही गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के ऊपर कि ये भारी प्रत्याशी हैं, ये बाहुबली हैं। खुद डिप्टी सीएम पाठक जी आए, वो अपनी जनसभा में ये कह गए कि ये भारी प्रत्याशी हैं, सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। ले दे के जब चलती रही गाड़ी, आज की अगर बात करें, आज जो तारीख है, आज की तारीख में मदन भैया वापसी करते दिख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन लगातार जो यहाँ डेरा डाला, उसमें बड़ी जनसभाएं ना करके वो गांव जाके छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करी, जिससे लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। भाजपा की अभी नुक्कड़ सभाएं भाजपा इनसे बहुत दूर है। दूसरा, इस विधानसभा सीट पर जो फैक्टर करेगा वो करता है दलित वोट बैंक, बहुत बड़ा है। उस वोट बैंक पर भाजपा के पास उन्हें साधने के लिए कोई दलित नेता बड़ा नहीं है। और गठबंधन के पास पुरकाजी विधायक अनिल कुमार जो कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं, इसके अलावा और भी कई ऐसे बड़े नेता हैं सपा और रालोद के पास। चंद्रशेखर और जयंत की भी बात सुनाई दे रही है। चंद्रशेखर अब तक आए नहीं हैं, वो जब आएंगे उनका जादू किस तरह का होगा दलित वोट बैंक पर, वो भी देखना बाकी होगा। अगर उनका भी जादू चलता है तो दलित वोट बैंक में अगर दरार आई, दरका वो भाजपा से छिटका जो अब तक भाजपा के पास था पिछले विधानसभा में, तो तस्वीर बदल जाएगी। मदन भैया वापसी कर रहे हैं। विक्रम सैनी की वाइफ राजकुमारी सैनी जी जो विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, वो लड़ रही हैं। उनके पक्ष में अब तक दलित वोट बैंक कंटिन्यू बना हुआ है, लेकिन जो दरक रहा है नीचे से, उसकी तरफ भाजपा को ध्यान देने की जरूरत है। अगर ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं मदन भैया ऊपर आते रहेंगे, तो बराबर की कंडीशन इनकी अगले 2-4 दिनों में आ जाएगी। यानी कि कुल मिला के बात कहें तो सारा फैक्टर अगर इस चुनाव में देखें तो अब दलित वोट पर बैंक पर आकर रुक जाता है। अगर दलित कटता है तो गठबंधन को फायदा होगा, दलित अगर बीजेपी पर रहता है तो शायद गठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। जी, क्या नाम है आपका? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष जी, क्या देख रहे हैं इस समय नज़रिए से आप अपने? देखिए, जैसा अभी बड़े भाई ने बताया कि चुनाव की जब शुरुआत हुई थी कुछ और बात थी, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, उसके बाद कुछ और निकला। अब क्या है, अब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव का शुरुआत और ये समय काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि मदन भैया जो कि फील्ड से बिल्कुल आउट दिखाई दे रहे थे, समर्थन उस हिसाब का उन्हें नहीं मिल पाया जिस समय उनकी घोषणा हुई। लेकिन अब जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ मैदान में दिखाई दे रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है जयंत चौधरी के द्वारा जो नुक्कड़ सभाएँ की गई। नुक्कड़ सभाओं में उन्होंने जो प्रयास किया, वो प्रयास उन्हें काफ़ी हद तक सफल रहा और मदन भैया के साथ आदमी जुड़ रहा है। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का जो फैक्टर है वो सीधा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चल रहे हैं और उनके द्वारा ये इशू बनाया गया कि बाहरी और बाहुबली, इस फैक्टर पर इन्होंने काम किया, काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। लेकिन अब कहा जाए तो अब ये फैक्टर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ जो है मदन भैया को जो है वो जुड़ाव धीरे धीरे होता जा रहा है। डाइवर्जेंस भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंस दोनों ही तरफ से हैं। गुज्जर और जाट के बीच बीजेपी का डाइवर्जन हो रहा है, क्योंकि कुछ समर्थक उनके भी होंगे ही। दलित समाज मेन लीड में है, निर्णायक भूमिका में है। दोनों के ही द्वारा, गठबंधन और भाजपा दोनों के द्वारा इन्हें साधने का प्रयास किया जाएगा। बीएसपी मैदान में नहीं है, तो अगर बीएसपी मैदान में नहीं होती है तो दलित समाज है वो अधिकतर ये माना जाता है कि वो बीजेपी की तरफ जाता है। इस बार देखना ये होगा कि इस तरफ, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन के साथ है, समर्थन दे चुकी है, चंद्रशेखर का भी दौरा होने वाला है, रुझान
क्या रहेगा चंद्रशेखर के उसके बाद, ये तो उनके आने के बाद ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मदन भैया के द्वारा दलित समाज को साधने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं आगे आगे इसमें क्या निकल के आता है। एक इसमें मेन चीज़ और है, क्योंकि जैसे हम लोगों के बीच जा रहे हैं, मुस्लिम समाज को बताया जाता है कि पैक वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन जिस हिसाब से मुस्लिमों में भी अगर हमारी बात हो तो मुस्लिमों में इस बार गठबंधन को लेकर नाराज़गी दिखाई दे रही है। मुस्लिमों से कुछ लोगों से हमारी जो बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर यहाँ प्रत्याशी इन्हें उतारना ही था तो हम लोग 1 लाख की वोट बैंक में है, हमारा प्रत्याशी क्यों नहीं है। सबसे पहला जो नाराज़गी जो आई है वो प्रत्याशी को लेके आई है। दूसरी नाराज़गी ये आ रही है कि लगातार जो है जयंत चौधरी हैं, लेकिन वो उनके बीच नहीं गए, मदन भैया हैं वो उनके पास नहीं जा रहे हैं। मुस्लिमों की सबसे बड़ी नाराज़गी ये जो निकल कर सामने आई है कि गठबंधन का कोई नेता इस समय मुस्लिमों के बीच में नहीं गया है। तो वो कहीं ना कहीं ये एक डाइवर्जन जो है वो भाजपा की तरफ हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो भी पहले आया, चाहे वो मदन भैया हो, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता, हम उसके साथ चले जाएंगे। तो ये एक डाइवर्जन जो अब तक के चुनाव में हमें नहीं देखने को मिला, हो सकता है कि इस बार हमें देखने को मिले। और अगर ऐसा डाइवर्जन होता है तो बीजेपी यहाँ काफ़ी अच्छी स्थिति में है भी, और फिर एक तरह से जीत सुनिश्चित हम कर सकते हैं उनकी, कि वो यहाँ से जीत भी सकते हैं। मुसलमान भी नाराज़, आपने सुना भी, मुसलमान भी कहीं ना कहीं गठबंधन से नाराज़ हैं, इन लोगों का ये कहना है। बात करते हैं और इनसे, और आखिर क्या कहेंगे ये लोग। क्या नाम है आपका? बिलाल अख्तर ना। बिलाल जी, क्या लग रहा है आपको? अभी भाई ने कहा कि मुस्लिम भी गठबंधन से कुछ नाराज़ है। बिल्कुल सही कहा भैया ने, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि सपा लोकदल गठबंधन, आसपा भी इस बार साथ है, और पूर्व में आप देख ही चुके हैं कि भारी अंतर से सपा गठबंधन प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हरा दिया था। ठीक है, अब ये उपचुनाव हो रहे हैं, सजा होने के बाद आगे आगे माहौल बदलता जाएगा। अभी 12-13 दिन बीच में है। और नाराज़गी वाली बात जहाँ तक है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह हो रही है क्योंकि यहाँ पर चेहरे और भी थे, मुस्लिम का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर माना जाता है और है भी। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में भी एक इस चीज़ को लेकर दर्द है कि हमारे बीच का कोई प्रत्याशी होना चाहिए। क्या ऐसा लगता है, जैसे भी भाई ने बताया कि मुस्लिम वोट बैंक कट करके बीजेपी पे जा सकता है, क्योंकि आज तक के खुल करके देखा नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जो है कहीं ना कहीं सही है। उसकी ये बड़ी वजह यह है क्योंकि जयंत चौधरी जी ने अभी यहाँ पर सभाएं की हैं और गठबंधन प्रत्याशी में लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बीच वो नहीं जा रहे। जी, आपका क्या नाम है? आरिफ खान। आरिफ जी, आप कितना सहमत हैं इस चीज़ से कि मुस्लिम वोट बैंक गठबंधन से कट सकता है, क्योंकि इसके अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि बीजेपी के पास वो जाता नहीं है। गठबंधन की सपा उनका पैक वोट बैंक है। अगर वे वोट नहीं डालेंगे तो आखिर क्या लगता है कि वोट नहीं देंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल ये सही कहा कि गठबंधन से नाराज़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ चला जाएगा, क्योंकि अभी लगभग 12-13 दिन चुनाव में, तो हो सकता है कि इतने भाई पार्टी हाईकमान कोई ना कोई नेता पहुंचेंगे, उनकी नाराज़गी को दूर किया जाएगा। जब तक हो तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि मुस्लिम भाजपा के साथ जाएगा। मुस्लिम तो निश्चित ही गठबंधन के साथ जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि मुस्लिम का वोट परसेंट शायद डाउन हो जाए, इस वजह से कि अगर गठबंधन उन्हें रिझा ना पाए तो। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि गठबंधन अगर उनको ना रिझान पाया तो वो मुस्लिम वोट बैंक कम होगा। अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर कम होता है, परसेंटेज घट जाता है, तो वो मदन भैया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस समय यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला है, कि बहुत नज़दीकी हार जीत जो भी होगी बहुत नज़दीकी अंतर से होगी। लेकिन जहाँ तक भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रत्याशी उतारकर थोड़ी सी अपने लिए दिक्कतें कर ली हैं, क्योंकि भाजपा के जितने मंत्री हैं, विधायक हैं, पूरी ताकत लगाए हुए हैं। तो भाजपा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो विधायक जी हैं, विधायक जी से भी कुछ लोगों की नाराज़गी हैं, क्योंकि एक पहले एक ब्राह्मण समाज में नाराज़गी हो गई थी, उसको चुनाव के लिए दूर किया गया था। तो सबको लगता है कि प्रदेश में हमारी सरकार तो है ही, क्यों ना क्यों अपना जैसे कि कह दी जाए बदला लिया जाए। अगर बात एससी वोट बैंक की करें, एससी वोट बैंक अगर मायावती बसपा अगर नहीं मैदान में होती तो बीजेपी की तरह डाइवर्ट होता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या इसमें कहीं ना कहीं गठबंधन एससी वोट बैंक को अपनी तरफ रिझा पाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो दलित समाज है वो इस सीट पे निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि मुस्लिम 1 लाख हैं, अदर 1 लाख वोट हैं। मुस्लिम दलितों की संख्या भी लगभग 60,000 का आती है। और जैसे कि इसमें जो है चंद्रशेखर रावण की साख भी लगी है। इस चीज़ से ये पता लगेगा कि अगर दलित समाज गठबंधन की तरफ जाता है और कितना परसेंट जाता है, तो इसमें रावण की ताकत का पता लगेगा कि कितना प्रभाव चंद्रशेखर रावण का अपने समाज के ऊपर है। आज के समय में अगर देखें तो आज के समय में मजबूत स्थिति में कौन दिखाई दे रहा है?
आज के समय में मजबूत स्थिति में देखिए, अगर बात करें सत्ता से जुड़ी हुई, तो राजकुमारी सैनी काफ़ी मजबूत हैं अभी, लेकिन मदन भैया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। अभी 13 दिन बाकी हैं, तो 13 दिन में तो काफ़ी उतर पतन हो जाए। तो आपको पता है, चुनाव एक ही रात में बदल जाता है। अब देखना है कि हमारे मुख्यमंत्री आके वो क्या कर पाते हैं, कितने लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं। भाजपा हमारे विधायक से जो है भाजपा कार्यकर्ताओं की भी नाराज़गी है। हो सकता है कि भीतर दांत का भी सामना करना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित ही मदन भैया और राजकुमारी सैनी में कड़ा मुकाबला हो जाएगा। अब डिपेंड यही करेगा कि निर्णायक जो दलित समाज है वो किधर जाता है। वो जिधर भी झुकेगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। सैनी वोट बैंक की अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस समय के हालात को देखते हुए, क्या विक्रम सैनी राजकुमारी सैनी के बीजेपी के साथ है इसमें? नहीं, देखिए, आपको पता है सैनी समाज तो बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सैनी समाज इधर उधर कहीं जाएगा। सैनी समाज तो बीजेपी को ही वोट करेगा। हम भी फील्ड में लगातार घूम रहे हैं, हमें भी जो दिखाई दे रहा है, कुछ ठाकुरों की जगह गए, उनकी भी नाराज़गी हमें देखने को मिली है। कुछ जाटों के बीच में भी गए, वहाँ भी नाराज़गी देखने को मिली है। कुछ गुजरों के बीच में गए, उनके बीच में भी नाराज़गी देखने को मिली है। क्या नाराज़गी कहीं बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एक ताज़ा प्रकरण अभी हुआ है नोएडा में, श्रीकांत त्यागी, जिसको लेकर हमारे त्यागी समाज में काफ़ी रोष है। श्रीकांत त्यागी ने एंट्री करी है। श्रीकांत त्यागी नावला, जो त्यागियों का बहुत बड़ा गांव माना जाता है, 12 से 15 हज़ार वोट हैं, वहाँ पे उन्होंने सभा की है। उन्होंने अपना जो पीड़ा है, अपना दर्द बयां किया, लोगों के बीच जाकर किया कि मेरे साथ क्या किया है, मैं भाजपा कार्यकर्ता था, इन्होंने मेरे साथ क्या किया, एक महिला के झूठे आरोप लगाने पर। तो कहीं ना कहीं त्यागी समाज में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है। अगर उस गुस्से ने काम किया तो निश्चित कतौली सीट पर भाजपा को नुकसान होना तय है। तो सुना आपने, श्रीकांत त्यागी की एंट्री भी बीजेपी के लिए एक सिरदर्द है। लेकिन अभी मतदान में काफ़ी दिन बचे हैं। इस बीच में आखिर बीजेपी या गठबंधन कितना अपनी अपनी पार्टियों को मैनेज कर पाएंगे और इन वोटरों को लुभा पाएंगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में अगर देखा जाए तो बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों में कांटे की टक्कर है। संदीप सैनी, यूपी तक।